Hello students, let's start with the new topic, the imperial household. Imperial household it means the family of ruler. यहाँ पर हम रूलर फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो शाही परिवार में कौन कौन आते थे. The term harem is used here and it frequently used to refer to the domestic world of the Mughals. यहाँ हैरम वर्ड यूज़ किया गया है और हैरम का क्या था, ये मुग़लों का अपना एक पारिवारिक दुनिया के बारे में बताया गया है कि उनकी घरेलू दुनिया क्या होती थी. हैरम के अंदर ही रहती थी, जितनी वीमेंस होती थी वो सारी वीमेंस हैरम के अंदर ही रहती थी. हैरम, व्हाट डू मीन बाय हैरम? हैरम मीन्स अ सेक्रेड प्लेस, एक पवित्र जगह मानते थे. जो मुग़ल्स हैं, मुग़ल के हाउस होल्ड में, मुग़लों के उस परिवार में मुग़ल वाइफ, उनकी पत्नियां, उनकी रखेल, उनके पास और दूर के जितनी भी जो वीमेन थी, जैसे मदर, स्टेप मदर, फोस्टर मदर, और उनके साथ साथ उनकी सिस्टर, डॉटर इन लॉ, बहुएँ, आंट, चिल्ड्रन, वो सारे उस हैरम के अंदर ही रहते थे. अगर हम अकबर के बारे में बताएं तो अकबर के हैरम में 5000 वीमेन रहती थी, 5000 औरतें रहा करती थी. फीमेल स्लेव्स एज वेल एज द सर्वेंट्स, वो सारे भी हैरम के अंदर ही रहते थे. और पॉलीगमी क्या होता है? हैविंग मोर देन वन वाइफ, एक से ज़्यादा पत्नियाँ रखना. तो वो उस टाइम पे कुछ एक रिवाज था, एक प्रैक्टिस थी जो बहुपत्नी प्रथा की रिवाज थी. तो वो रूलिंग ग्रुप्स में हुआ करती थी. अब हम बात करते हैं राजपूतों की और उसके साथ साथ मुग़लों की. तो उनमें क्या था, मैरिज से वो अपने पॉलिटिकल रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लेते थे. साथ ही साथ अपनी कुछ संगठन भी बनाते थे, अपनी संधियाँ करते थे, शादियाँ कर देते थे अपने बच्चों की एक दूसरे के साथ. जैसे राजपूत परिवार है और वो मुग़लों के साथ अपने राजकुमारी के विवाह कर देते थे. जैसे जोधा और अकबर का विवाह हुआ था, ऐसे ही अकबर ने बहुत सारी राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया था, अकेले जोधा से विवाह नहीं किया था. नेक्स्ट, टेरिटरी को गिफ्ट देना, ये लड़की की शादी में होता था कि कोई ना कोई भी एरिया गिफ्ट में दे दिया जाता था. दिस एंश्योर्ड कंटिन्यूइंग हायरार्चिकल रिलेशनशिप बिटवीन रूलिंग ग्रुप्स. इससे उनका जो हायरार्चिकल रिलेशंस है, जो उनका पदानुक्रम रिलेशन है, वो बना रहता था जो राजे महाराजाओं का. ये इनका सिर्फ और सिर्फ मैरिज रिलेशन से ही हो पाता था और इसका यही रिज़ल्ट रहा कि उनका जो किनशिप नेटवर्क है वो बहुत बड़ा हो जाता था. मतलब उनका एम्पायर बहुत बड़ा हो जाता था. क्यों? क्योंकि बहुत सारी शादियाँ करते थे, शादियों में उनको बहुत ज़्यादा एरियाज़ गिफ्ट में मिल जाते थे, जिससे उनका एम्पायर बढ़ जाता था. साथ ही साथ दूसरे राजाओं के साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी मजबूत हो जाते थे. जब कभी कभी ऐसा युद्ध होता तो वो अपने उन मित्र राजाओं को युद्ध करने के लिए बुला लेते थे, जिससे उनकी पावर भी बढ़ जाती थी. मुग़ल हाउस होल्ड में कुछ अंतर रखे जाते थे. किसके बीच में? उनकी वाइफ्स के बीच में. राजाओं की वाइफ होती थी, बहुत सारी वाइफ थी, तो उनके बीच में जो है अंतर रखा जाता था, डिस्टिंक्शन रखा जाता था. किस किस के? जो एक तो होती है जो रॉयल फैमिली से आई है, मतलब कोई राजकुमारी आई हो जिसको बेगम का दर्जा दिया जाता था उसमें, और साथ साथ कुछ सब वाइफ हुआ करती थी. अगाज, मतलब कोई भी सुंदर स्त्री दिखाई दी और उससे उसने मैरिज कर ली, चाहे वो किसी भी फैमिली से हो, मतलब उसका नोबल फैमिली में जिसका जन्म ना हुआ हो उसको अगाज कहा जाता था. बट जो रूलर थे वो मैरिज कर ही लेते थे. तो वाइफ और सब वाइफ में एक डिफरेंस रखा जाता था मुग़लों में. नेक्स्ट, बेगम उसी को बनाया जाता था जो अपने साथ बहुत ज़्यादा कैश लेकर आती थी और जिसके पास बहुत ज़्यादा दहेज लेकर आती थी. दहेज को मेहर कहा जाता था. नेचुरली वो उनको हायर स्टेटस मिलता था जो ज़्यादा दहेज लेकर आती थी, और उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता था उनके हस्बैंड के तरफ से. मतलब उनके हस्बैंड भी अपनी बेगम का पूरा ध्यान रखते थे. किसके कंपैरिजन में? अगाज के कंपैरिजन में. कॉन्कुबाइंस होती थी. कॉन्कुबाइन का होता है रखेल. तो जो रखेल हैं वो भी उनके राजा के वाइफ के का ही दर्जा उनको मिलता था. वैसे वो मैरिड नहीं होती थी, राजा के साथ उनकी शादी नहीं होती थी. कॉन्कुबाइंस उनको लोअर पोजीशन थी इस हायरार्की में, इस पदानुक्रम में उनको सबसे नीचा माना जाता था. एंड दे ऑल रिसीव्ड मंथली अलाउंस एंड इन कैश. ये क्या था, जो कॉन्कुबाइंस होते थे उनको मासिक भत्ता दिया जाता था, मंथली अलाउंस उनको मिलता था, पैसे मिलते थे. सप्लीमेंटेड विद द गिफ्ट. कभी कभार उनको जब वो अच्छा प्रदर्शन करती है, अच्छा जैसा वो परफॉर्मेंस करती थी उसके अकॉर्डिंग और उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग उनको गिफ्ट भी दिए जाते थे.
ये जो इनकी जो लाइनेज स्ट्रक्चर जो बना हुआ था दैट वाज नॉट स्टैटिक, वो बिल्कुल स्थिर नहीं था। जो भी उन्होंने जैसे 4 बेगम रखना या उसके बाद फिर आगाज़ का नंबर आता था, फिर कॉन्कुबाइंस का नंबर आता था, तो ये बिल्कुल श्योर नहीं था, बिल्कुल स्टैटिक नहीं था, बल्कि क्या था, ये टेम्परेरी था। कभी कभार ऐसा होता था अगा और अगाचा, अगाचा किसको कहा गया, कॉन्कुबाइंस को, तो इनमें से भी इनकी भी पोजीशन कभी कभार बढ़ जाती थी। मान लिया अगर रूलर की पहले से ही अगर 4 वाइफ्स नहीं है, 4 बेगम नहीं होती थी, तो रूलर अगा या अगाचा में से बेगम बना सकते थे। वो किस पे डिपेंड करता था, वो डिपेंड करता था उस अगा और अगाचा के लव और मदरहुड पर, यानी कि उसके मदर, उसका मातृत्व, बच्चों को जन्म देना, बेटों को जन्म दे रही है, तो इससे उसको बेगम का दर्जा दे दिया जाता था। साथ ही साथ वो राजा के प्रति कितनी लॉयल होती थी, कितना वो अपना अट्रैक्शन और आसक्ति दिखाती थी, तो उसी के आधार पर उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती थी। नेक्स्ट वन, वाइफ्स के अलावा बहुत सारे मेल और फीमेल स्लेव्स भी हुआ करते थे। बहुत मतलब मेल भी थे और फीमेल भी स्लेव्स हुआ करते थे मुग़ल परिवार के अंदर। उनके जो काम होते थे वो उन अलग अलग हुआ करते थे, जैसे जिसके अंदर स्किल, टैक्ट या इंटेलिजेंस होती थी, उसके आधार पर ही वो काम करते थे। कुछ स्लेव ऑन चूज़ भी होते थे। स्लेव ऑन चूज़ क्या होते हैं, गुलाम हिजड़े। कुछ हिजड़े भी हुआ करते थे और उनके काम क्या होते थे, एक्सटर्नल और इंटरनल कामों में उनका इंटरफेयर हुआ करता था। एज ए सर्वेंट का काम करते थे, साथ ही साथ एक एजेंट का काम भी करते थे। ये जो आपको अभी मैंने बताया, जो एक ख्वारजीज़ होते थे, तो एजेंट का काम भी करते थे। किन औरतों के लिए, वे औरतें जो व्यापार करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती थी, उनके लिए भी ये हिजड़े काम करते थे। अब बात करते हैं नूरजहाँ की। नूरजहाँ ने ऑलरेडी 16 ईयर्स के लिए शासन संभाला था। तो इनके बाद क्या था, बहुत सारी जो मुग़ल क्वींस और प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, उन्होंने भी फाइनेंशियल रिसोर्स पर कंट्रोल करने का काम शुरू कर दिया था। मतलब उनका पैसे के जितने भी संसाधन थे, जितने भी वित्तीय संसाधन थे, उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। इनकम आनी शुरू हो गई थी इन की विमेन की, राजकुमारियों की भी और रानियों की भी। शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा और रोशन आरा, 2 बेटियाँ थी इनकी, एक जहाँ आरा और एक रोशन आरा। इन दोनों ने क्या, इनकी एनुअल इनकम होती थी, और जो ये इनकी एनुअल इनकम होती थी वो क्या था, वो उतनी इनकम हुआ करती थी जितना सबसे ऊंची पदवी का मनसबदार जो इनकम लिया करता था, उतनी ही इनकम इनकी हुआ करती थी। किसकी, रोशन आरा और जहाँ आरा के। साथ ही साथ जो इनको और क्या मिला था, जहाँ आरा को कुछ रेवेन्यू भी मिलते थे। वो सूरत का एक पोर्ट सिटी था, सूरत में बंदरगाह थी, और बंदरगाह से पर जितना भी टैक्स कलेक्शन होता था वो सारा जहाँ आरा के पास ही जाता था। इसका मतलब उसकी अच्छी इनकम थी। बाद में लास्ट पेजेस पे हमने देखा था कि दारा सुक्को का विवाह था, और वहाँ पर जहाँ आरा का भी पैसे के से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन था। मतलब ट्रेजरी से सिर्फ 6 लाख लिया गया था, बाकी जितना खर्चा है वो मुग़ल क्वींस या प्रिंसेस ने ही किया था। ये बहुत ही यहाँ का जो पोर्ट सिटी से जो रेवेन्यू आता था वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था, क्योंकि यहाँ से समुद्र पार व्यापार किया जाता था। कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एनेबल इम्पॉर्टेंट वीमेन ऑफ द मुग़ल हाउस होल्ड टू कमीशन बिल्डिंग एंड गार्डन्स। अब क्या था कि भाई रिसोर्सेज पर तो कंट्रोल था ही मुग़ल क्वींस और प्रिंसेस का, तो इससे क्या करना शुरू कर दिया उन्होंने, बिल्डिंग और गार्डन के बनाने में भी अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया। बिल्डिंग भी बनवाने लगी और बाग बगीचे भी बनवाने लगी। जहाँ आरा ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि शाहजहाँ ने अपनी नई कैपिटल बनाई थी शाहजहानाबाद, तो उसमें जो जहाँ आरा है उनका भी पार्टिसिपेशन था। साथ ही साथ क्या बताया है, उनके बीच में इन्होंने एक डबल स्टोरी कारवा सराय बनाई थी। जो ये होते हैं ट्रैवलर्स होते हैं, ट्रैवलर के रुकने के लिए जो कारवा सराय बनाए, जैसे धर्मशाला, तो वो भी बनाई थी। साथ ही साथ आंगन और गार्डन भी बना रखा था। और जो चांदनी चौक का बाज़ार है वो भी इसने जहाँ आरा ने ही बनवाया था, उन्होंने डिज़ाइन किया था। ये शाहजहानाबाद का बड़ा ही थ्रॉबिंग सेंटर था, बड़ा ही आकर्षक केंद्र था जो चांदनी चौक का बाज़ार बनाया गया था। बड़ी इंटरेस्टिंग बुक के बारे में हम बात करते हैं। उन्होंने तो डोमेस्टिक वर्ल्ड के बारे में बहुत ही अच्छी बात बताई है। कौन सी बुक की बात करेंगे कि जिसमें घर परिवार के बारे में, मुग़लों के घर परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो बुक है हुमायूं नामा। और ये हुमायूं नामा किसने लिखी थी, ये गुलबदन बेगम ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और रेज अप होता है कि गुलबदन बेगम कौन थी, हु वाज गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम वाज द डॉटर ऑफ बाबर, बाबर की बेटी, हुमायूं की बहन और अकबर की बुआ, ये गुलबदन बेगम थे। बट ये एक इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी थी,
इसको तुर्किश और पर्शियन दोनों ही भाषाएं आती थी, दोनों में ये लिख सकती थी। और जब अकबर ने अबुल फजल को अपनी अकबरनामा अपनी हिस्ट्री को लिखने के लिए जब इन्होंने अपॉइंट किया था, तभी इन अकबर ने अपनी आंट को, अपनी बुआ को ये मतलब कहा, ये रिक्वेस्ट की कि बाबर के बारे में और हुमायूं के बारे में जितने भी संस्मरण हैं वो रिकॉर्ड कर लें, यानी कि उनके फादर के बारे में और उनके भाई के बारे में जितनी भी हैं वो सारी बता दें। और किसको बता दिया जाए? अबुल फजल को। मतलब अकबर जो है अकबरनामा में अपने फादर और अपने दादाजी के बारे में लिखवाना चाहते थे, और ये काम उन्होंने किसको दिया था? ये दिया था गुलबदन बेगम को। वट गुलबदन रॉट वाज नो एलोगी ऑफ द मुगल एम्पर। जो भी गुलबदन बेगम ने लिखा वो कोई प्रेजिंग नहीं थी, बढ़ा चढ़ा के बात नहीं लिखी गई थी मुग़ल राजाओं के बारे में, बल्कि उसने सारा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था सारे कन्फ्लिक्ट्स के बारे में, टेंशन्स के बारे में जो प्रिंस के, राजाओं के, उन सब के बीच में कभी हुआ करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया था कि जो बूढ़ी औरतें हुआ करती थी, राजमाताएँ हुआ करती थी, वो फैमिली के मैटर्स को सुलझाने में, कन्फ्लिक्ट को सुलझाने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। साथ ही साथ जितने भी इमेजेस इस चैप्टर में दी गई हैं आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे और उनको देखेंगे बारीकी से, कहाँ पर कौन सी बात को एक्सप्लेन किया गया है। तो अलग अलग बुक से ये इमेजेस ली गई हैं, कुछ अकबरनामा से ली गई हैं और कुछ हुमायूं नामा से बुक्स को लिया गया है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।